चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज की क्लास में हम सब सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 138 एंड सेक्शन 138 इज अ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। सेक्शन 138 इज अ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट इज द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। कभी कभी ऐसे ऑफेंसेस होते हैं या कुछ ऐसी गलतियां होती है जहां पर फाइन भी होता है और इम्प्रिजनमेंट भी होता है। अगर ऑफेंस की कंपाउंडिंग हुई तो उस ऑफेंस की कंपाउंडिंग में इम्प्रिजनमेंट की जगह क्या लगाया जाएगा? फाइन लगाया जाएगा। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का ही यही मतलब होता है कि अगर किसी ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट है तो इम्प्रिजनमेंट की जगह क्या लगाया जा सकता है? फाइन लगाया जा सकता है। अब कौन करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, किसके पास पावर होती है ऑफेंस कंपाउंडिंग करने की, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, मतलब कोई भी ऑफेंस, एनी ऑफेंस, ईदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन मतलब कोई भी ऑफेंस जिसमें प्रोसिक्यूशन का प्रावधान हो, जिसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान हो। अगर किसी ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है ही नहीं, प्रोविजन है ही नहीं, तो फिर कंपाउंडिंग की बात ही नहीं आती। कंपाउंडिंग का मतलब ही होता है इम्प्रिजनमेंट की जगह फाइन लगाना। तो कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें प्रोसिक्यूशन प्रिस्क्राइब्ड है, या तो उस प्रोसिक्यूशन के शुरू होने से पहले या उस प्रोसिक्यूशन के शुरू होने के बाद। क्या बोला मैंने? या तो उस प्रोसिक्यूशन के शुरू होने से पहले या उस प्रोसिक्यूशन के शुरू होने के बाद उस ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा ऑन पेमेंट ऑफ कंपाउंडिंग अमाउंट। ठीक है, कमिश्नर के पास पावर होती है ऑफेंस कंपाउंड करने की, चाहे उसमें अभी इम्प्रिजनमेंट शुरू हुआ है या इम्प्रिजनमेंट शुरू नहीं हुआ है। मतलब इम्प्रिजनमेंट इनिशिएट होने के पहले या फिर इनिशिएट होने के बाद अगर आप एक कंपाउंडिंग अमाउंट, एक फाइन पे कर देते हैं तो इम्प्रिजनमेंट से बचा जा सकता है, और ये कंपाउंडिंग अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कब ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग नहीं हो सकती? A person who allowed to compound offense for compounding shall not be allowed to a person who allowed to compound once for offense specified under section 132 subsection 1 A to F and offenses 132(1) relatable to offenses 132 A to F। कुल मिला के हम ये बात करना चाहते हैं कि 132 सबसेक्शन 1 A से लेके F तक के ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग अगर ऑलरेडी एक बार हो चुकी है तो दोबारा से इन ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु अलाउड टू कंपाउंड वंस फॉर एनी ऑफेंस अदर देन इन क्लॉज ए अबव और अंडर SGST, UTGST, IGST एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 1 करोड़। मतलब 132 ये जो ए क्लॉज में ऑफेंसेस लिखे, ए क्लॉज में कौन से ऑफेंसेस लिखे हैं? देखिए ए क्लॉज में लिखे हैं 132 सबसेक्शन 1 A to F। यानी अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं जी से लेके आई तक की। इन ऑफेंसेस की अगर एक बार कंपाउंडिंग हो चुकी है तो दोबारा से कंपाउंडिंग नहीं होगी, या फिर SGST, UTGST, IGST एक्ट के रेस्पेक्ट में अगर किसी सप्लाई की वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है तो भी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन, a person who has been accused of committing an offense under this act which is also an offense under any other law for the time being in force। मतलब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो CGST एक्ट में तो ऑफेंस है ही है, किसी दूसरे एक्ट में भी ऑफेंस है, तो वहां पर भी कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, a person who has been convicted for an offense under this act by court, कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को ऑफेंस में दोषी माना गया है तो कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अ पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस स्पेसिफाइड 132 G, J और K। ठीक, कोई भी व्यक्ति जो G, J और K, देखिए G, J और
के में अगर कोई व्यक्ति ऑफेंसिव माना जाता है तो फिर उस ऑफेंस की भी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। कंपाउंडिंग अलाउड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट इफेक्ट द प्रोसीडिंग्स अंडर एनी अदर लॉ। किसी इनकम टैक्स एक्ट में, कंपनीज एक्ट में या किसी और अदर लॉ में कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, उस बात से कंपाउंडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जीएसटी एक्ट में तो आपने इम्प्रिजनमेंट की जगह फाइन दे दिया, लेकिन हो सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट में आपको इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है, या फिर कंपनीज एक्ट में कोई अदर है, या कस्टम लॉ में कुछ और प्रोविजन है, तो वहां पर जो सजा आपको मिलनी है वो मिलेगी। उस यहां की कंपाउंडिंग से उस एक्ट के ऑफेंस की सजा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ कंपाउंडिंग शैल बी अलाउड ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन्वॉल्व। यानी आपको अगर किसी ऑफेंस की कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, इनप्रिजनमेंट की जगह, कंपाउंडिंग का मतलब आपको हम जेल नहीं भेजेंगे, अगर आप इनप्रिजनमेंट की जगह हमें क्या पे कर दें, आप हमें पे कर दें कंपाउंडिंग फाइन, आप हमें पे कर दें कंपाउंडिंग फाइन। इसके अलावा आप टैक्स पे करते हैं, आप इंटरेस्ट पे करेंगे और आप पेनल्टी भी पे करेंगे। कंपाउंडिंग फाइन तो आप पे करेंगे ही करेंगे क्योंकि आप जेल नहीं जाना चाहते, इसके अलावा आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी का भी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, नाउ व्हाट इज द कंपाउंडिंग अमाउंट? कंपाउंडिंग अमाउंट है टैक्स का 50% और 10,000 विच एवर इज हायर। टैक्स का 50, मिनिमम कंपाउंडिंग अमाउंट क्या हो सकता है, टैक्स का 50% और 10,000 विच एवर इज हायर। और ज्यादा से ज्यादा कंपाउंडिंग अमाउंट क्या हो सकता है, टैक्स का 150% और 30,000 विच एवर इज हायर। कमिश्नर डिसाइड करेगा कि आपको कितना कंपाउंडिंग अमाउंट देना है, इससे कम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात में, इस कंपाउंडिंग वाले कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ भी नहीं? अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम कंपाउंडिंग अमाउंट ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे 147 डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब देखिए, आपने एक्सपोर्ट शब्द सुना होगा, क्या जानते हैं आप एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? जब भी कोई, हाँ बोलो बोलो, यस, एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? जब जैसे ही गुड्स आपकी टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को क्रॉस करता है, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को क्रॉस नहीं करेगा, तब भी हम उसे एक्सपोर्ट कहेंगे, और दैट इज डीम्ड एक्सपोर्ट। मतलब जो एक्चुअल में एक्सपोर्ट नहीं है लेकिन फिर भी उसे एक्सपोर्ट मान लिया गया है। तो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने कुछ सप्लाईज ऑफ गुड्स को डीम्ड एक्सपोर्ट माना है, जहां पे गुड्स इंडिया को नहीं छोड़ते हैं एंड पेमेंट भी इंडियन करेंसी में रिसीव होता है, या कभी कभी कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में रिसीव हो सकता है, एंड इफ सच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सामान इंडिया में बना है, इंडिया के बाहर भी नहीं जा रहा है और बदले में पैसा भी इंडियन रुपीज में रिसीव हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सप्लाईज को डीम्ड एक्सपोर्ट की कैटेगरी में माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। ये भी केवल आप है ना नाम ध्यान रखें, जब हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे अभी तो उसमें कवर हो जाएगा ये सब। एडवांस ऑथराइजेशन, AA स्टैंड्स फॉर एडवांस ऑथराइजेशन। जब आप एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट गुड सप्लाई करते हैं, जब आप EPCG स्कीम में, ये भी आएगा सब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, EPCG स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू EOU, EOU स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एंड सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक और PSUs अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। ठीक है, तो यहां पर अगर आप गुड सप्लाई करते हैं तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। इसके अलावा भी और डीम्ड एक्सपोर्ट है, बट आपके मॉड्यूल में यही दिए हुए हैं तो हमारा दायरा यहीं तक सीमित है। ये एक्सपोर्ट एक्चुअल में नहीं है लेकिन फिर भी इन्हें डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। बोलो।
हाँ यही है एडवांस ऑथराइजेशन। अभी आपके यहाँ सिलेबस में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे, वहां पे आएगा एडवांस ऑथराइजेशन क्या होता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं एंटी प्रॉफिटरिंग की। आपको याद है इंटर में भी एंटी प्रॉफिटरिंग वर्ड पढ़ा था आपने? कोई बताएगा क्या मतलब होता है एंटी प्रॉफिटरिंग का? एंटी प्रॉफिटरिंग जो जीएसटी की रेट होती है, हाँ वो रिड्यूस हो जाती है। हाँ। तो आईटीसी अभी का प्रॉब्लम था कि वो जो आईटीसी मतलब जीएसटी की रेट गवर्नमेंट ने उसे तो कम कर दी, लेकिन कस्टमर को कम नहीं हो रही। हाँ, और कोई बताएगा? इसमें ये है कि गुड्स एंड सर्विस की रेट पे जो मिलने वाला बेनिफिट है वो हमें सामने वाले बंदे को पास करना होगा। फिर कैसे पास करेंगे? वो प्राइस को रिड्यूस करके पास करेंगे। ठीक है, गुड। सो हमने एंटी प्रॉफिटरिंग में पढ़ा कि अगर गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिड्यूस किया है रेट ऑफ जीएसटी को, या गवर्नमेंट ने आईटीसी का बेनिफिट दिया है, ठीक है, इन दोनों का फायदा किसको पास ऑन होना चाहिए? कंज्यूमर को। हाँ, कस्टमर को एंड कंज्यूमर को पास ऑन होना चाहिए। अगर कंपनियां एंड कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर रही है तो कंपनियां गवर्नमेंट के रिड्यूस किए गए जीएसटी रेट या आईटीसी के बेनिफिट से पैसा कमा रही है, जबकि गवर्नमेंट को पैसा नहीं कमाना है, सॉरी सप्लायर को पैसा नहीं कमाना है गवर्नमेंट की स्कीम से। सप्लायर को क्या करना है, अगर जीएसटी की रेट रिड्यूस हुई तो एंड प्रोडक्ट की प्राइस कम होनी चाहिए, अगर आईटीसी का बेनिफिट मिल रहा है तो एंड प्रोडक्ट की प्राइस कम होनी चाहिए। अगर कंपनियां ऐसा नहीं कर रही है तो वो प्रॉफिट कमा रही है, एंड दिस इज नॉट अलाउड। एंटी प्रॉफिटरिंग यानी गवर्नमेंट के प्रोविजंस का फायदा एंड कंज्यूमर को दीजिए, उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं कमाना है, यही क्या कहलाता है? एंटी प्रॉफिटरिंग। यही लिखा है, एनी रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स और द बेनिफिट ऑफ आईटीसी शैल बी पास्ड ऑन टू द रिसिपिएंट बाय वे ऑफ कमेंसरेट रिडक्शन इन प्राइसेस, अपने फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस को कम करके। ये बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे अथॉरिटी कौन है नेशनल, ये एंटी प्रॉफिटरिंग के लिए अथॉरिटी। तो अथॉरिटी है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, यानी एंटी प्रॉफिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात को इंश्योर करने के लिए नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी कंस्टिट्यूट की गई है। इसका मतलब दो तरीके की कमेटी बनाई गई है, एक है स्टैंडिंग कमेटी और एक है स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी ऑन एंटी प्रॉफिटरिंग कंस्टिट्यूटेड बाय काउंसिल, जीएसटी काउंसिल ने कमेटी बनाई है स्टैंडिंग कमेटी। अभी हम बात करेंगे क्या रोल होता है स्टैंडिंग कमेटी का। इसी तरीके से इंटरेस्टेड पार्टी इंक्लूड्स, जब भी एंटी प्रॉफिटरिंग की बात करेंगे तो इसमें से कौन इंटरेस्टेड होता है? एक तो सप्लायर इंटरेस्टेड होता है और रिसिपिएंट इंटरेस्टेड होता है। तो सप्लायर भी इंटरेस्टेड पार्टी है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर द प्रोसीडिंग एंड रिसिपिएंट टू। और एक और कमेटी बनाई गई है जिसे कहते हैं स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी। दो तरीके की कमेटी हो गई, एक हो गई स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी हो गई स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी। अभी हम बात करेंगे दोनों का क्या रोल है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा रिड्यूस किए गए रेट ऑफ जीएसटी या आईटीसी का बेनिफिट एंड कंज्यूमर को सप्लायर ने पास ऑन नहीं किया तो ये जो सप्लायर है इसको पेनल्टी लगेगी कितनी? इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ द अमाउंट सो प्रॉफिटेड। मतलब जितना प्रॉफिट उसने सप्लायर ने इस तरीके से कमाया है उसका 10% उसको क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई क्या पेनल्टी वाली? ये बात समझ में आ गई क्या पेनल्टी वाली? जैसे जैसे मतलब कुछ ऐसा कि मान लीजिए कि पहले एक प्रोडक्ट की प्राइस थी 100 रुपए और 18% क्या लगता था? जीएसटी। तो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस कस्टमर के लिए क्या थी? 118। अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट को रिड्यूस करके 12 कर दिया तो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए? 112 शुड, है ना? बट सप्लायर ने प्राइस को चेंज नहीं किया और अभी भी वो क्या चार्ज कर रहा है? क्या चार्ज कर रहा है? 118। यानी उसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? 6 रुपए का। 6 रुपए का प्रॉफिट कमाया सप्लायर ने। जो रिडक्शन ऑफ जीएसटी रेट है उसका फायदा एंड कंज्यूमर को नहीं दिया। 112 रुपए का प्रोडक्ट होना चाहिए था, अभी भी वो 118 चार्ज कर रहा है, तो उसने कितना कमा लिया? 6 रुपए कमा लिया।
अगर उसने ऐसा किया तो जितना अमाउंट उसने कमाया उसका 10% उसको क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी। और ये एंड प्रोवाइडेड नो पेनल्टी इफ प्रॉफिटेड अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर बाय अथॉरिटी। मतलब जब भी नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया कि भाई तुमने एंटी प्रॉफिटिंग करी है, ठीक है, तुमने प्रॉफिट कमाया है, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने प्रॉफिट का अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करा दिया तो फिर पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। इस बात में कोई डाउट है तो बोलो, अभी तक जो हमने बात की उसमें कोई डाउट है तो बोलिए। अभी ये हम पढ़ थोड़ा सा ध्यान से आपको बार लिखना है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले ये प्रोसेस की बात कर लेते हैं। हमने बोला एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, एक अथॉरिटी है नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को एक कंज्यूमर ने एप्लीकेशन दी, ठीक है। किस बात की एप्लीकेशन दी? कि आईटीसी का रेट रिड्यूस हो गया है या फिर आईटीसी का बेनिफिट दिया गया है या जीएसटी की रेट रिड्यूस हुई है, तब भी सप्लायर के एंड प्रोडक्ट की प्राइस कम नहीं हुई है। अब क्या होगा, जैसे ही कोई कंज्यूमर एप्लीकेशन देगा, स्टेट स्क्रीनिंग कमिटी screens the application to sure that supplier has not passed the benefit and forward the case to standing committee। अभी हमने बोला था ना दो तरीके की कमिटी है, एक स्टेट स्क्रीनिंग कमिटी और एक स्टैंडिंग कमिटी। तो सबसे पहला कंज्यूमर, इंटरेस्टेड पार्टी मतलब कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर जाकर इस नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देता है तो सबसे पहले स्क्रीनिंग कमिटी इस बात को इंश्योर करेगी कि जो कंज्यूमर कह रहा है वो सही कह रहा है, ये बेनिफिट एंड कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किए हैं। तो स्क्रीनिंग कमिटी जब इस बात को इंश्योर कर लेगी तो केस किसको रेफर कर देगी? स्टैंडिंग कमिटी को रेफर कर देगी। नाउ स्टैंडिंग कमिटी का क्या रोल है? जैसे ही स्टैंडिंग कमिटी को रिटर्न एप्लीकेशन रिसीव होती है, ये एग्जामिन को एविडेंस करेगी कि बेनिफिट हैज नॉट बीन पास्ड ऑन एंड कितने समय के अंदर अंदर 2+1, बेसिकली टाइम पीरियड कितना अलाउड है? 2 महीने का टाइम पीरियड अलाउड है, और अगर एक्सटेंशन हुआ तो 1 महीना और एक्सटेंशन। इतने समय के अंदर अंदर स्टैंडिंग कमिटी ये एप्लीकेशन किसको फॉरवर्ड कर देगी? डायरेक्टर जनरल को। मतलब सबसे पहले कंज्यूमर ने एप्लीकेशन दी, कंज्यूमर की एप्लीकेशन पे स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमिटी ने एप्लीकेशन को स्क्रीन किया कि वास्तव में जो कंज्यूमर कह रहा है वो सही है। फिर इस मुद्दे को किसको भेज दिया गया? स्टैंडिंग कमिटी को भेज दिया। स्टैंडिंग कमिटी ने इसकी जांच परख की और मुद्दा किसको रेफर कर दिया? डायरेक्टर जनरल को। अब डायरेक्टर जनरल क्या करेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा, नोटिस इशू करेगा और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेगा। कितने समय में? 6 महीने में। और 6 महीने में खत्म नहीं होता है तो 3 महीने का एक्सटेंशन और हो सकता है। नाउ नेशनल एंटी हाँ बोलो। मैम मुझे ये जानना था कि स्टेट से स्क्रीनिंग कमेटी हमारे ये चेक करेंगे नीचे वाले को। देखिए सुनो सुनो, मान लेते हैं जैसे आपको पता है एक सर्फ आता है मार्केट में। सर्फ क्या होता है? किस कंपनी का है ये सर्फ?
इसको जनरली वर्ड है सर, कंपनी को पता नहीं। अच्छा, पता है आपको सर्फ जनरल वर्ड नहीं है। सर कौन सा है? जनरल वर्ड होता है वॉशिंग पाउडर। ठीक है, हमने बचपन से घरों में बोलचाल की भाषा में वॉशिंग पाउडर को क्या बोला? सर सर्फ। एंड सर्फ इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है सर्फ। प्रोडक्ट का नाम है सर्फ। जैसे नेस्ले के नूडल्स को क्या कहते हैं? मैगी कहते हैं ना। ऐसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो वॉशिंग पाउडर बनाता है उसे सर्फ कहते हैं, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? सर्फ। सर्फ, हाँ, सर्फ तो एक प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है ना। जनरल वर्ड होता है वॉशिंग पाउडर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर सर्फ बनाता है। मान लीजिए कि वॉशिंग पाउडर के ऊपर जीएसटी का रेट रिड्यूस हो गया, ठीक, और क्योंकि ना ये शिवानी बहुत ज्यादा R&D करती है, इनको पता लगा कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो वॉशिंग पाउडर्स हैं उसके ऊपर जीएसटी का रेट रिड्यूस हो गया। फॉर एग्जांपल 18% से होके 12% आ गया। लेकिन पहले भी 5 kg सर्फ जो था, क्योंकि ये बचपन से हिंदुस्तान यूनिलीवर का वो नीला वाला वॉशिंग पाउडर यूज करती हैं, 5 kg पहले भी 300 रुपए में आ रहा था, और ये जो जीएसटी रेट रिड्यूस हुई उसके बाद भी ये कितने में आ रहा है? 300 रुपए। तो शिवानी के दिमाग की बत्ती जली कि ऐसा तो नहीं हो सकता, हमने तो क्लास में पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेट रिड्यूस की है तो फिर कंपनी के फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस भी रिड्यूस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ये कंज्यूमर नोटिस कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। लेकिन क्या हर कंज्यूमर नोटिस करता है? आप देखते हैं आपके घर में कितनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने सारे सामान आते हैं, आप देखते हैं क्या कि किसके ऊपर क्या रेट थी, अब क्या रेट चेंज हुई और अब फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? हम नोटिस नहीं करते हैं ना। नहीं करते। लेकिन आपने कर लिया, अब आपने नोटिस कर लिया, यू आर अ कंज्यूमर। आप जाकर नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग कमेटी को कह रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर धोखा कर रही है, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे साथ ना फ्रॉड कर रही है अपने एंड प्रोडक्ट की। इट इज एन एग्जांपल विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हिंदुस्तान यूनिलीवर, इट्स अ वेरी बिग कॉर्पोरेट। तो बोला कि ये तो है ना हमारे साथ फ्रॉड कर रही है, हमारे एंड प्रोडक्ट की प्राइस कम ही नहीं हुई। नेशनल सेक्शन 179 तो कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट रिड्यूस किया है तो प्रोडक्ट की एंड प्राइस भी कम होनी चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन पे क्या करे? समन कर ले हिंदुस्तान यूनिलीवर को? नहीं हो सकता है ना, हो सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बोला रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, हमारे तो वॉशिंग पाउडर की प्राइस ही बढ़ गई, हम काय की एंड प्राइस रिड्यूस करते। गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट रिड्यूस की लेकिन हमारे तो मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, हमारी तो कॉस्ट ही इंक्रीज हो गई, हम प्राइस कम नहीं कर सकते। हो सकता है ना ऐसा? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर आपके केवल सिंगल व्यक्ति के एप्लीकेशन के बेसिस पे तो ब्लेम क्लेम नहीं कर सकते ना। तो उसके इसीलिए मुद्दे को सबसे पहले किसको भेजा? स्टेट स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा कि आप देखो क्या वास्तव में ऐसा है। उसे लगता है हाँ ऐसा है, फिर भी आप एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट की रेपुटेशन पे सवाल उठा रहे हो तो डबल चेक करेंगे। इसके बाद मुद्दा गया स्टैंडिंग कमेटी के पास। स्टैंडिंग कमेटी ने एविडेंस इकट्ठे किए। उसके बाद फाइनली जब सारी चेकिंग हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, तब जाके आपने एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को लास्ट में, सबसे लास्ट में एप्लीकेशन फॉरवर्ड की विद एविडेंसेस। नाउ नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी shall issue the order to ensure consumer benefit from reduced prices within 6 months. फाइनल ऑर्डर डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटरिंग कमेटी जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी है, वो जाके फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर को नोटिस भेजेगा एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद, इंश्योर करने के बाद कि वास्तव में कंज्यूमर की बात सही है और कंपनी ने ऐसा किया। क्योंकि कंपनी तो कभी भी कह सकती है ना कॉस्ट बढ़ गई हमारी, लेबर महंगा हो गया, रॉ मटेरियल बढ़ गया, हमने तो इसलिए प्राइस रिड्यूस नहीं की। अब जैसे कि मैडम इसमें जो चेकिंग वाला जैसे हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा कि डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेट करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा। अब इसके लिए तो उसको कंपनी का डेटा तो लेना पड़ेगा ना कि भाई ये मतलब नहीं बनाया। कंपनी से क्यों डेटा लेना है? क्या एक केवल सुनिए उसी क्वालिटी का, जैसे आपके घर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ यूज होता है, मेरे घर में तो है ना वो घड़ी वॉशिंग पाउडर यूज होता है।
है ना। जितनी सफेद शर्ट आपकी होती है उतनी मेरी भी होती है। तो आप ही के मुद्दे, आप ही को क्यों इन्वेस्टिगेट करना है? आपके भी एविडेंसेस लेंगे, मार्केट ट्रेंड को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, बहुत तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। अच्छा, मतलब उसको अप्रोच नहीं करेंगे। हाँ, एविडेंसेस कलेक्ट करना, प्रूव करना है ना कि जो कंज्यूमर कह रहा है वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक। हाँ, ये लिखा है ना 2 से 1, 2 और +3। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी के लिए है। और स्क्रीनिंग कमेटी के लिए भी समय, ये स्क्रीनिंग कमेटी के लिए भी समय इतना है 2 + 1 मंथ, मतलब 2 मंथ, 1 महीने का एक्सटेंशन। खुद जांच परख करके इतने समय में मुद्दे को रेफर करना है स्टैंडिंग कमेटी के पास। चलिए अगले टॉपिक के बाद बात करेंगे ई वे बिल। आपने इंटर में भी ई वे बिल पढ़ा है, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल प्रोविजन है ई वे बिल के बारे में। आप जानते हैं ई वे बिल क्या होता है, पर क्या नया है वहां पे हम बात कर लेते हैं। ई वे बिल इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो जब भी गुड्स का मूवमेंट होगा तो ये इंश्योर करने के लिए कि सही व्यक्ति से सही व्यक्ति तक गुड्स जा रहा है, कोई 2 नंबर में तो माल एक से जगह दूसरी जगह मूव नहीं हो रहा है, इसीलिए ई वे बिल इट्स अ कंप्लायंस मैकेनिज्म। ठीक है, ई वे बिल के लिए बोला कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो 50,000 रुपए से ज्यादा वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू नहीं बोल रहे हैं, बस वैल्यू बोल रहे हैं, 50,000 से ज्यादा की वैल्यू का गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, चाहे वो सप्लाई हो, अदर देन सप्लाई हो, या किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदा हो, किसी भी तरीके का मूवमेंट अगर एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है गुड्स का, और गुड्स की वैल्यू कितनी है, मोर देन 50,000, तो ऐसे मूवमेंट से पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा ई वे बिल, एंड जिसका फॉर्म नंबर है GST EWB 01। Unique e-way bill number is generated in valid for 15 days for updation of Part B। पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए में बेसिक डिटेल होती है, पार्ट बी में कंप्लीट डिटेल होती है, कहाँ माल जाना है एंड ऑल। तो 15 दिन के लिए वैलिड रहेगा जो ई-वे बिल जनरेट हुआ है ना। पार्ट बी मतलब कंप्लीट करने के लिए 15 दिन तक वैलिडिटी रहेगी, 15 दिन के अंदर अंदर उस ई-वे बिल को कंप्लीट कर देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए से कम है, तब भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। ये चीज हमने इंटर में भी पढ़ी है कि अगर गुड्स का मूवमेंट प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर के बीच में हो रहा है और इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, या फिर हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है जहां पर GST रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा, भले ही गुड्स की वैल्यू कितनी हो, 50,000 रुपए से कम ना। अगर जो सप्लायर है उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है उनसे कम है, नोटिफाइड गुड्स की, हाँ, तब भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। नहीं, ई वे बिल तभी बनाना पड़ेगा जब गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। 50,000 से कम के केस में ई वे बिल तभी बनाना पड़ेगा जब ये 2 एक्सेप्शनल सिचुएशन हो। यहां पर 50,000 से कम वैल्यू है तो ई वे बिल बनेगा, अदरवाइज नॉर्मल केस में आप 20,000 30,000 का गुड्स मूव करेंगे तो ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन था मेरा कि जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन से ज्यादा, दोनों रजिस्टर्ड नहीं है, 50,000 से नहीं जाता है तो देखिए, अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, देखिए बहुत लॉजिकल लॉ का प्रोविजन तो क्या कहता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन, अगर मेरे पास GST रजिस्ट्रेशन है और मैं अगर 50,000 से ज्यादा का गुड्स मूव कर रही हूं तो मुझे ई वे बिल बनाना है। नाउ बेसिकली GST लॉ के प्रोविजंस किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर या अनरजिस्टर्ड पर्सन? तो बेसिक लॉजिक क्या कहता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन 50,000 से ज्यादा वैल्यू का गुड्स मूव कर रहा है, ठीक है, तो ई वे बिल की जरूरत है। अब चाहे बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन मैं सप्लाई करूं या बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन मैं खरीदूं, तो ई वे बिल बनेगा। लॉ का लैंग्वेज ये कहता है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन तो वैसे ही GST के प्रोविजंस के दायरे में नहीं आता ना। हाँ, वो तो नहीं आता। जैसे हम ई वे बिल का जरूरी है, अगर ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड हुआ तो उस केस में ऐसा नहीं होगा कि उसके बिहार पे ट्रांसपोर्टर बना देंगे,
नहीं, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम यही बात पढ़ने वाले हैं कि कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा। ठीक है, चलिए। सिचुएशन जहां गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, ठीक, गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, कौन बनाएगा? जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो बनाएगा बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। मतलब या तो कंसाइनर या कंसाइनी, जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन ई-वे बिल बनाएगा। वो कंसाइनर भी हो सकता है और कंसाइनी भी हो सकता है, ठीक। अगर ई-वे बिल रजिस्टर्ड पर्सन ने ना बनाया, ठीक है, तो फिर कौन बनाएगा? ट्रांसपोर्टर। यानी लॉ ने प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है? रजिस्टर्ड पर्सन को दी है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने ना बनाया तो फिर ई-वे बिल कौन बनाएगा? ट्रांसपोर्टर बनाएगा। मींस आप किसी रजिस्टर्ड कंसाइनर और रजिस्टर्ड कंसाइनी का माल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो तो बीइंग अ ट्रांसपोर्टर इंश्योर करिए कि ई-वे बिल है या नहीं, और अगर ई-वे बिल नहीं है तो खुद ई-वे बिल बनाइए। अब समझ में आई क्या बात? ये मतलब रजिस्टर्ड नहीं बनवाया तो ट्रांसपोर्टर बनाना पड़ेगा। वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज और बाय एयर और वेसल, है ना, रेलवेज या एयर या वेसल के थ्रू हो रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी बना सकता है, या तो सप्लायर या रिसिपिएंट, ठीक। चाहे माल के मूवमेंट शुरू होने से पहले या बाद में, बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट और ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। मैम यहाँ पे ऐसा क्यों कर दिया? जबकि कभी भी मूवमेंट की मूवमेंट होने से पहले बनना चाहिए, वहाँ पे बार-बार क्यों? रेलवेज, एयर और वेसल के केस में गुड्स को ट्रैक करना आसान होता है। मतलब कैसे कि रेलवेज और एयर और वेसल के केस में गुड्स को ट्रैक करना आसान होता है। रेलवेज मतलब केवल इंडियन रेलवेज होगा, ठीक है ना। एयर मतलब आप अगर आसमान में हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जमीन पे बैठी आपको कंट्रोल करती है, उनको पता होता है कि राडार में किधर चल रहे हो, ठीक। वेसल के केस में भी ये पॉसिबल होता है, लेकिन आप ट्रक लेके कौन सी पतली गली में घुस गए ये नहीं पता होता, तो इसीलिए बोलते हैं कि वहां पे मूवमेंट से पहले बनाया जाए, ठीक है। अगर मूवमेंट इज कॉज्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर मूवमेंट किसके द्वारा हो रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा हो रहा है, देन कौन बनाएगा? ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, यहां पर ये बोला गया कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी गुड्स मूव कर रहा है और गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो भी ई-वे बिल बनेगा। फिफ्थ वन, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड रिसिपिएंट, मतलब बेचने वाला अनरजिस्टर्ड है पर खरीदने वाला रजिस्टर्ड है, तो कंप्लायंस इज डन बाय द रिसिपिएंट। कौन बनाएगा? रजिस्टर्ड रिसिपिएंट बनाएगा। ओके यहां तक? मैम बोलो। एक हाँ बोलो पूछो। मतलब ऐसा कि जैसे कि कोई एग्जाम्पल गुड्स है, वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, पर वो इंटरस्टेट नहीं है, मतलब विदिन स्टेट ही है, और वो मूवमेंट हो रहा है, पर विदिन स्टेट मूवमेंट हो रहा है, तो उसके ई-वे बिल जनरेट होगा क्या? हाँ होगा ना। हमने ये कहाँ पढ़ा कि एग्जम्प्टेड गुड्स के लिए ई-वे बिल नहीं चाहिए, वो दो एक्सेप्शन है, वो अलग है। अदरवाइज अगर वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 से ज्यादा है तो ई-वे बिल चाहिए, भले ही वो टैक्सेबल वैल्यू हो या एग्जम्प्टेड गुड्स हो, उस बात से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें 50,000 की वैल्यू ज्यादा होगी पर हमें ई-वे बिल भी होगी? वापस बोलो। मतलब ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें 50,000 वैल्यू ज्यादा हो भी जाए तो उसकी ई-वे बिल भी कोई मतलब ई-वे बिल बनना ही चाहिए। हाँ, ई-वे बिल चाहिए। 50,000 से कम पे ई-वे बिल चाहिए, वो तो हमने दो ही केसेस पढ़े, अदरवाइज 50,000 से ज्यादा वैल्यू है, चाहे टैक्सेबल है या एग्जम्प्टेड है, ई-वे बिल चाहिए।
तो मतलब यहाँ पे ये भी हो गया कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर विदिन अ स्टेट भी मूव कर रहा है तो से कम हो या ज्यादा हाँ, हैंडीक्राफ्ट गुड इंटरस्टेट मूवमेंट। अच्छा तो मतलब उससे 50,000 कम है तो चाहिए तो नहीं है कम और वो इंटरेस्ट मतलब तो फिर नहीं चाहिए। अगर इंट्रास्टेट मूवमेंट हो रहा है तो नहीं चाहिए। हैंडीक्राफ्ट गुड्स है और इंटरस्टेट मूवमेंट है तभी चाहिए। 50,000 से ज्यादा ठीक है Cancellation of e-way bill when the goods are either not transported or not transported as per detail, मतलब गुड्स भेजे ही नहीं जा रहे हैं, जो आपने डिटेल लिखी है ई-वे बिल में उसके हिसाब से नहीं भेजे जा रहे हैं। इट मे बी कैंसिल्ड विद इन 24 आवर ऑफ इट्स जनरेशन, 24 घंटे के अंदर अंदर आप ई-वे बिल को कैंसिल कर सकते हो बट एडिट नहीं कर सकते। यानी जो डिटेल आपने ई-वे बिल में दे दी वो फाइनल है। आपने पहले बोला कि हम ना दिल्ली ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद आप बोले नहीं हम तो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, नो, आप कैंसिल करके नया बनाइए, एडिटिंग अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कैंसिल नहीं कर पाए तो नहीं तो फिर तो आप फिर मान लो दिल्ली से आगे आपको पकड़ लिया तो फिर जेन्युइन केस भी हो सकता है ना कि किसी को जाना था नहीं, फिर आप केस लड़िए, आपके अगेंस्ट में डिमांड आ जाएगी, फिर आप केस लड़िए, आप अपील में जाइए, वो सब है प्रोसीजर, फिर आपको वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने क्रिएट कर लिया तो आपको हाँ, और अगर एडिटिंग अलाउड नहीं है, अगर आपको लगता है आपका डेस्टिनेशन चेंज हो रहा है, आपका कंसाइनी चेंज हो रहा है, तो आप कैंसिल करिए और नया बनाइए। ठीक है मैम। चलिए, नाउ वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल। देखिए अब है ना, ये वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल सबसे पहले बात कर लेते हैं। अदर देन over dimensional cargo or a multi-modal shipment in which at least one leg involved इसको हटा दो। मैम बोलो, एक छोटा सा डाउट पूछो। कि इसमें जैसे बोला कि हम कैंसिल कर सकते हैं 24 आवर के अंदर धीरे धीरे अगर जनरेट, और हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जब हम उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहे होते हैं तो उससे पहले शुरू होने से पहले मूवमेंट शुरू होने से पहले बनाना चाहिए। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे पास 24 आवर्स बच गए पर आगे कहीं और प्रोसेस करना है, वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वापस बोलो। मतलब जैसे कि 24 आवर्स के अंदर अंदर बताना चाहिए था, पर तो कैसा हो जाए कि वो 24 आवर्स के अंदर अंदर कैंसिल तो हो जाए, हमें जाना चाहिए उसके लिए उसको कैसे लेके आएंगे एकदम से अचानक से जनरेट करेंगे। ई-वे बिल जनरेट करना कोई कंबरसम प्रोसेस थोड़ा है। आप पोर्टल पे जाइए और नया ई-वे बिल बना लीजिए। और पहले ऐसा कुछ नहीं है कि पहले पुराना वाला कैंसिल करना पड़ेगा फिर नया बना सकते हैं। नहीं, पुराने देखो, अभी हम पढ़ेंगे, वैलिडिटी पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं आगे, वैलिडिटी क्या होती है ई-वे बिल की। ठीक है, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट। ठीक है, तो अदर देन आपने देखा है, कभी कभी है ना, आपने देखा हो रोड पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स जाते रहते हैं और है ना ऐसे, जैसे मान लो एक तोप जा रही है और वो है ना ट्रक के बाहर निकली हुई है, ये ट्रक और ये ट्रक के बाहर निकली हुई है, ऐसे देखा है क्या? वो ट्रक की साइज से ज्यादा निकल जाता है सामान, तो दिस इज ओवर डायमेंशनल कार्गो। और अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब वो सामान जो ट्रक के अंदर आ रहा है। अब एक और बात, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपने वो गाय भैंसों के कैटल फीड से भरे हुए वो टाटा 407 या ट्रक देखे होंगे, वो बोरे आसपास लटके होते हैं, देखा ऐसे, है ना? तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो इलीगल है, वो तो आप लेके ही नहीं जा सकते।
ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब होता है, मतलब ट्रक की पेरीफेरी से बाहर निकला हुआ सामान जो लीगल है, मतलब ट्रक में सामान आ ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा हो कि वो एक रिक्शे में सरिये ले जाते हैं, तो वो सरिये रिक्शे में आ ही नहीं सकते, तो सरिये बाहर नहीं निकले होते हैं ट्रक से या रिक्शे से। हाँ, सो दैट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। तो यहां पर है ना, इस मल्टी मॉडल शिपमेंट को भी हटा दीजिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो की। अगर अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में तो व्हाट इज दी वैलिडिटी, 200 किलोमीटर तक ई-वे बिल वैलिड रहता है एक दिन के लिए। यानी आपको जर्नी कितनी तय करनी है, 200 किलोमीटर, तो जो भी आपने ई-वे बिल जनरेट किया उसकी वैलिडिटी होती है एक दिन। इसके बाद फॉर एवरी 200 किलोमीटर आफ्टर दैट 1 डे एक्स्ट्रा। इसका मतलब अगर आपको 200 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी है तो फिर आपका ई-वे बिल वैलिड रहेगा एक दिन के लिए। मानते हैं, मतलब लॉ ये मानता है कि 200 किलोमीटर आप एक दिन में जर्नी तय कर सकते हो। और अगर 200 किलोमीटर से ज्यादा, यानी आपको 350 किलोमीटर जाना है या आपको 400 किलोमीटर जाना है, 400 किलोमीटर जाना है तो आपका ई-वे बिल वैलिड रहेगा 2 दिन। 600 किलोमीटर जाना है तो ई-वे बिल वैलिड रहेगा 3 दिन। यानी 200 किलोमीटर तक एक दिन और हर एक्स्ट्रा 200 किलोमीटर के लिए एक एडिशनल दिन के लिए वैलिडिटी पीरियड बढ़ जाएगी। यानी आपको अगर 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आपका ई-वे बिल कितने दिन वैलिड रहेगा, 4 दिन। ई-वे बिल वैलिड रहना मतलब ये लॉ ये मानता है कि 4 दिन में आप उस डिस्टेंस को कवर कर सकते हो। और अगर आप हाँ चाहे तो ई-वे बिल की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, मतलब 5 दिन का। हाँ, अभी बोला कि वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल कैन बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी। मान लेते हैं फ्लड आ गया है ना, और वैसे बोला कि 800 किलोमीटर आप 4 दिन में तय कर लोगे, 200 किलोमीटर एक दिन के हिसाब से, लेकिन फ्लड आ गया और आपको रुकना पड़ा, तो आपका ई-वे बिल एक्सटेंड कराना पड़ेगा ना आपको। तो इसकी एक्सपायरी से 8 घंटे पहले आप अपना ई-वे बिल एक्सटेंड करवा सकते हो। एक्सटेंड कराना मतलब पोर्टल पे जाना है और एक्सटेंड करा देना है। ठीक है, कुछ डाउट? अगर मैं चाहे तो शुरुआत से ही ज्यादा दोस्तों का नहीं, ऐसे बोले ऐसे तो फिर मैं बोलूंगी कि है ना, मैं तो साल भर में पहुंचूंगी, 6 महीने में पहुंचूंगी मैं। नहीं, गवर्नमेंट को डर किस बात का है? गवर्नमेंट को डर है ये है कि पहले तो क्या होता था, ऑक्ट्रॉय लगती थी, चुंगी नाके होते थे, ठीक है। अब उस कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया, यानी अब ऑक्ट्रॉय नाम का कोई टैक्स है ही नहीं बॉर्डर क्रॉस करने पे। मतलब अभी केवल 1 नेशन 1 टैक्स है। तो गवर्नमेंट को डर लगता है कि आपने एक जगह से गुड्स को मूव किया, हो सकता है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, तो बीच के रास्ते में अगर गलती से कोई अथॉरिटी चेक कर ले माल को या सामान को या ट्रक को, तो उसके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ई-वे बिल। तो बोले इस एक ई-वे बिल को आप 6 महीने तक थोड़ी लेके घूमते रहोगे। बोले आपने बोला कि हम यहां से सामान दिल्ली लेके जा रहे हैं, ठीक है, जयपुर से दिल्ली लेके जा रहे हैं, 250-300 किलोमीटर है, आप 3 दिन में भी नहीं पहुंचोगे क्या? या 2 दिन में आप नहीं पहुंचोगे? 48 घंटे में आप दिल्ली तक नहीं पहुंचोगे? बड़ी विचित्र बात है, ऐसा तो नहीं होना सकता। यानी अगर आप नहीं पहुंच रहे हो, आप माल को बीच में कहीं और लेके जा रहे हो, कुछ और तरीके से डाइवर्जन कर रहे हो। इसीलिए वैलिडिटी पीरियड बनाना आसान है, मतलब जरूरी है, क्योंकि वैलिडिटी एक्सपायर हो गई और उसके बाद ट्रक को किसी ने पकड़ लिया तो गुड्स आर लाइबल फॉर कॉन्फिस्केशन, जब्त कर लेंगे आपके सामान को और ट्रक को। और मैं एक्सेप्शनल बेसिस के लिए तो बोला ना हाँ, ऐसे पहले बढ़ा दीजिए, 8 घंटे पहले आप एक्सटेंड कर सकते हैं वैलिडिटी। प्रॉब्लम एक्सटेंशन की कोई लिमिट है कि एक ही बार एक्सटेंड कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो? नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, तो ट्रेड है, बिजनेस प्रैक्टिस है। हो सकता है आपको 2 दिन होल्ड करना पड़े, बीमार हो जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोई और नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर भी ऐसा कुछ हो जाए कि जैसे एक दूसरी जगह जाने से, एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता एक ही है और बीच में पड़ता है एक पुल बनता है, पुल पड़ता है और वो खुद टूट गया बीच में, तो आप एक्सटेंड कराओ ना, आप वैलिडिटी एक्सटेंड करा सकते हो ना। अब कुछ ठीक होता है तो काफी टाइम लग जाएगा, तो कई बार मूवमेंट नहीं रहता।
तो एक्सेप्शनल सिचुएशन में हमेशा कमिश्नर के को पावर होती है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, कमिश्नर में एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स एज स्पेसिफाइड देयर इन एंड अंडर सर्कमस्टेंसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर। फिर आप कमिश्नर के पास लिखोगे और कमिश्नर आपको एक्सेप्शनल नेचर के केस में वैलिडिटी एक्सटेंड कर देगा एक साथ, ठीक है। कैंसिल का कोई ऑप्शन नहीं, एक मूवमेंट होता है। ओवर डायमेंशनल कार्गो यानी आप जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह होते हैं जो ट्रक के बाहर निकले होते हैं लीगल तरीके से, ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए वैलिडिटी होती है 20 किलोमीटर तक एक दिन, मतलब क्योंकि हम ये मानते हैं बहुत धीरे धीरे चलेगा सामान। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो ऐसे आप 60 70 80 की स्पीड से ट्रक नहीं भगा के ले आ सकते, बहुत धीरे धीरे ट्रक चलेगा। तो 20 किलोमीटर के लिए वैलिडिटी ईवे बिल की एक दिन, एंड अगले हर 20 किलोमीटर के लिए एक एडिशनल दिन, यानी 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो 2 दिन, 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो 3 दिन, हर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन बढ़ता जाएगा अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो। ओके, ये थोड़ी होता है, बोलो बोलिए। अगर जैसे कि अगर सामने वाले बंदे को मारना, हाँ जनरेट भी होगा और उसका मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, मतलब मूवमेंट जनरेट हो गया और मूवमेंट स्टार्ट हो गया। हाँ और वो सामने वाले जिसने मान को लिया अपने बीच में ऐसे हो कि मान कैंसिल हो गया, वो मान नहीं था तो मूवमेंट को वही हो गया। तो एक और ईवे बिल जनरेट होगा सेल रिटर्न के लिए। अभी तो आपने ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक का ईवे बिल बनाया था ना, अब आपका रास्ता चेंज हो गया, अब भेजने वाला कोई और हो गया, मंगवाने वाला कोई और हो गया, बीच में अगर बीच रास्ते में तो सेल रिटर्न, तो इसको सेल रिटर्न के लिए नया ईवे बिल जनरेट होगा। ठीक है, स्पेसिफाइड लिमिट जैसे है ना, जब ईवे बिल जनरेट होता है तो आपने बोला कि मैं एबीसी ट्रेडर्स हूं और मैं पीक्यूआर ट्रेडर्स को माल लेके देने जा रहा हूं, तो पीक्यूआर ट्रेडर्स की भी इसमें कंसेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपने पीक्यूआर ट्रेडर का नाम डाल दिया, मैं एबीसी ट्रेडर हूं, मैं पीक्यूआर ट्रेडर के पास माल लेके जा रहा हूं, तो पीक्यूआर ट्रेडर को ईवे बिल जनरेट होने से 72 घंटे के अंदर अंदर अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी। अपनी एक्सेप्टेंस देना मतलब वो भी अपने पोर्टल पे क्लिक करेगा कि ओके आई एम दी कंसाइनी, और अगर है ना, अगर उसने अपनी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन 72 घंटे के अंदर अंदर कंफर्म नहीं की, इट शैल बी डीम दैट ही हैज एक्सेप्टेड द डिटेल, मान लेंगे कि सामान उसी के पास जा रहा है। ईवे बिल जो एक स्टेट में जनरेट होता है वो दूसरे स्टेट में भी वैलिड होता है, यानी राजस्थान में अगर आपने ईवे बिल जनरेट किया है तो वो एमपी में भी वैलिड होगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कौन से सिचुएशन में ईवे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नोटिफाइड गुड्स हैं तो ईवे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे एलपीजी है या बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं वहां पे ईवे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, नॉन मोटराइज्ड व्हीकल मतलब गधा गाड़ी, बैलगाड़ी, ठीक है, ऊंट गाड़ी, नॉन मोटराइज्ड जो बिना मोटर के जो व्हीकल चलते हैं उनमें ईवे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर गुड्स कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, फ्रॉम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, लैंड कस्टम स्टेशन से आईसीडी सीएफएस तक। आईसीडी सीएफएस हमने इंटर में पढ़ा था ना, ड्राई पोर्ट, आईसीडी और सीएफएस, इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन। तो पोर्ट, एयरपोर्ट या कार्गो कॉम्प्लेक्स से अगर आईसीडी सीएफएस तक माल जाता है तो भी ईवे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नोटिफाइड एरियाज में गुड्स मूव हो रहा है तो भी ईवे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। वेयर द गुड्स अदर देन डी ऑइल्ड केक बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर, ये हटा दीजिए ई पॉइंट, ठीक।
मतलब और जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, पेट्रोलियम, क्रूड, एचएसडी, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, इनके लिए भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इज ट्रीटेड एज नो सप्लाई अंडर शेड्यूल 3, जिन चीजों को शेड्यूल 3 के हिसाब से सप्लाई ही नहीं माना जाता वहां पर भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। याद है ना शेड्यूल 3, एक्सक्लूजन फ्रॉम सप्लाई, जिन एक्टिविटीज को हम सप्लाई नहीं मानते, हाँ नेगेटिव लिस्ट। वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम बॉन्ड, एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन, मुंबई पोर्ट से कांदला पोर्ट अगर माल जा रहा है, मुंबई पोर्ट से चेन्नई पोर्ट माल जा रहा है तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। या अंडर कस्टम सुपरविजन और कस्टम सील, मतलब पोर्ट से अगर वेयरहाउस माल जाता है, याद है हमने इंटर में पढ़ा था कस्टम में वन टाइम लॉक, जब पोर्ट से वेयरहाउस माल जाता है तो वन टाइम लॉक लगता है गुड्स के ऊपर, है ना। अगर पोर्ट से वेयरहाउस माल जा रहा है तो भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेयर द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम टू नेपाल और भूटान, यानी आप नेपाल भूटान पे सामान भेजते हैं या नेपाल भूटान से सामान मंगवाते हैं तो भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एग्जम्प्टेड गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर गुड्स कौन मूव कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत का रक्षा मंत्रालय अगर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। वेयर द कंसाइनर ऑफ द गुड्स इज द गवर्नमेंट फॉर ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स बाय रेल, सरकार एक जगह से दूसरी जगह, इंडियन रेलवेज अगर सामान को लेके जा रही है तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्प्टी कार्गो कंटेनर, खाली कंटेनर जा रहे हैं तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वेमेंट के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में वेब्रिज, वेब्रिज समझते हैं धर्म कांटा, ट्रक्स का वेट होता है, अगर फैक्ट्री के अंदर वेब्रिज नहीं है और 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर वेब्रिज पे जा रहा है ट्रक, गुड्स जा रहा है वजन होने के लिए, तो भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ई-वे बिल जनरेशन और कैंसिलेशन की फैसिलिटी एसएमएस के थ्रू भी अवेलेबल है, यानी आपको एसएमएस के थ्रू भी मैसेज आएगा। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए, कहाँ ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार शेड्यूल 3 वाला एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, शेड्यूल 3 वाला एग्जांपल दे देती हूँ। देखो शेड्यूल 3 में एक पॉइंट था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, डिसीज्ड का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मतलब वहां पे ऐसा था वो जलाने, दफनाने, लटकाने की, मतलब ब्यूरियल, क्रिमेशन, मॉर्चरी की सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि ना तो इन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। ठीक है, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। एक ट्रांसपोर्टर है एबीसी लिमिटेड, उनके पास एक मोक्ष धाम की गाड़ी है, सुना है कभी खुश मोक्ष धाम की गाड़ी के बारे में? है ना, मोक्ष धाम व्हीकल होता है, घर से शमशान घाट तक ले जाने के काम आता है। अगर डिसीज्ड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बोलो कि ई-वे बिल की जरूरत तो तब भी पड़ती है जब कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो, ये कोई कंसाइनमेंट थोड़ी है। बट वॉट एवर इट इज, शेड्यूल 3 में लिखी एक्टिविटीज के लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा एग्जाम्पल, आपको याद है हमने अच्छा शेड्यूल 3 में एक और एक्टिविटी हमने पढ़ी थी, 7th और 8th नंबर का पॉइंट होता है कि जब गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में मूव होता है, या जब वेयरहाउस्ड गुड्स की, जो गुड्स कस्टम वेयरहाउस में पड़ा है, वेयरहाउस्ड गुड्स की सेल होती है तो उसे हम सप्लाई नहीं मानते। याद है क्या, जब वेयरहाउस में पड़ा गुड्स बिकता है तो हम उसे सप्लाई नहीं मानते। तो जब वो गुड्स बिका है और मूव हो रहा है तब भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुश? ओके, ठीक, चलिए, ये ई-वे बिल की एक समरी टेबल है, आप इसे सेल्फ रीड करके देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। हाँ बोलो।
बोलो। हाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, वो दोनों काम के लिए यूज पेशेंट को लाने और ले जाने के लिए भी नहीं रहा तो उसको पहुंचाने में तो उसके लिए दोनों चार्जेस लग रहे हैं, मतलब पहले लगे लाने और ले जाने के लिए, दूसरे लगे ट्रांसपोर्ट करने के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मतलब आप ये कह, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग, आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले वो पेशेंट था, अभी डिसीज्ड हो गया, राइट? हाँ, तो जो नेगेटिव एग्जम्पशन लिस्ट कहती है कि पेशेंट के ट्रांसपोर्टेशन पे एम्बुलेंस की सर्विसेज जो होती है ना, जो पेशेंट का ट्रांसपोर्ट करती है, वो एग्जम्प्ट है। और अभी हमने पढ़ा ना कि जो एग्जम्प्टेड गुड्स, मतलब एग्जम्प्ट अगर गुड्स हैं तो वो वहां पे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं विच आर बीइंग एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो उन पे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जीरो रेटेड सप्लाईज। जीरो रेटेड सप्लाई को हमने कहाँ अंडरस्टैंड किया था? एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में जीरो रेटेड सप्लाई वर्ड यूज होता है, और एक जब हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ी थी तो हमने जीरो रेटेड सप्लाई पढ़ा था कि हमेशा जब आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तभी आप आईटीसी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करेंगे तब भी आप आईटीसी ले सकते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब एक्सपोर्ट्स, दो तरीके के एक्सपोर्ट्स। कैसे एक्सपोर्ट्स? फिजिकल एक्सपोर्ट या फिर सप्लाई टू SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। या तो आप फिजिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आप गुड सप्लाई कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में फिजिकल एक्सपोर्ट या SEZ को अगर आप सप्लाई करेंगे तो इस दोनों को हम क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। क्या बोला जाता है इसको? जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, अब जीरो रेटेड सप्लाई मतलब नाम ही क्या है? एक्सपोर्ट। देखिए सबसे पहली बात, जीरो रेटेड सप्लाई में एक्सपोर्ट शामिल होते हैं। कौन से एक्सपोर्ट? या तो फिजिकल एक्सपोर्ट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई किया गया माल। जीरो रेटेड सप्लाई पे नो जीएसटी, जीरो रेटेड सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगता। बट जब भी आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं, मींस आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो है वो जीरो रेटेड है, आप या तो इंडिया के बाहर माल भेज रहे हैं या आप SEZ को माल दे रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन 1, आप बॉन्ड या LUT का सहारा लीजिए। LUT स्टैंड्स फॉर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप असिस्टेंट कमिश्नर के फेवर में एक अंडरटेकिंग देते हैं कि भाई आई एम एक्सपोर्टिंग द गुड्स, मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैं कोई जीएसटी की चोरी नहीं कर रहा हूं, जो मैंने आपको बोला है मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मैं इंडिया के बाहर माल भेजूंगा। तो जब भी आप बॉन्ड या LUT के बेसिस पे एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कोई जीएसटी का पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई IGST का पेमेंट नहीं करना पड़ता, ये आपके पास चॉइस है। क्योंकि आप अगर IGST का पेमेंट नहीं करेंगे, यानी आपकी आउटवर्ड सप्लाई पे आप कोई GST पे नहीं कर रहे हो और आपको करना भी नहीं है क्योंकि आप तो जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, उस सिचुएशन में भी आपको ITC तो मिलेगी। मींस मैं ये कहना चाहती हूं कि ABC ट्रेडर्स ABC ट्रेडर्स क्या है? ABC ट्रेडर एक एक्सपोर्टर है। क्या है? ABC ट्रेडर एक एक्सपोर्टर है और ये क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब जीरो रेटेड सप्लाई। अगर जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है मतलब अपनी सप्लाई पे कोई GST नहीं देगा।
बट इस एबीसी ट्रेडर को ये जो एक्सपोर्ट कर रहा है, इस एक्सपोर्ट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ इनवर्ट सप्लाई तो करनी पड़ेगी ना, रॉ मटेरियल, इनपुट, सर्विस, कैपिटल गुड्स। और इस इनवर्ट सप्लाई पे क्या लगेगा, इनपुट टैक्स। भले ही अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी पे नहीं कर रहा हो, कारण क्या है, इसकी आउटवर्ड सप्लाई कैसी है, जीरो रेटेड, लेकिन फिर भी इसे क्या मिल जाएगा, आईटीसी। अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं तो आईटीसी मिलती है या नहीं मिलती है, रिफंड मिल जाता है उसका। हाँ आईटीसी मिलती है। अब इस आईटीसी को आप यूज तो कहीं नहीं कर सकते, तो इस आईटीसी का आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अगर कोई एक्सपोर्ट सप्लाई कर रहा है तो जो टैक्स है जीएसटी का वो उसको भी रेसिपिएंट से मिलेगा ही नहीं? नहीं, आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट के केस में रिसिपिएंट कौन होगा, खुश, ओवरसीज बायर होगा ना। हाँ, ओवरसीज तो बायर। ओवरसीज बायर क्या करेगा आईटीसी लेके, नहीं, वो आपको टैक्स पे करेगा। नहीं, किस बात का टैक्स, टैक्स लग ही नहीं रहा, हम चार्ज ही नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने तो एग्जम्प्ट किया हुआ है, कौन सा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है मैम। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो एबीसी ट्रेडर है ये अपनी जीरो रेटेड सप्लाई पे आईजीएसटी पे करे। बोला मैं नहीं, मैं आईजीएसटी पे करूंगा। अगर ये आईजीएसटी पे करे तो भी इसे आईटीसी मिलेगी, आईजीएसटी पे ना करे तो भी आईटीसी मिलेगी। अभी भी आईटीसी तो मिलेगी, बट अब आईटीसी का रिफंड नहीं लेगा, अब आईटीसी को क्या कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। अपने एक्सपोर्ट्स पे ये जो आईजीएसटी पे करता है उसके अगेंस्ट में आईटीसी को क्या कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। यही ये दोनों पैरा में बात लिखी है। मैम ये ऐसा कौन सा चीज है कि वो आईडीएफसी क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। ऐसा ऐसा मतलब एक्सपोर्ट में कर रहा है तो वो जीरो रेटेड के दायरे में ही आ गया, तो उससे आईडीएफसी कब लगेगा? चॉइस है उसकी। अगर वो चाहे ना कि मैं एक्सपोर्ट, जो मैं आउट इंटरेस्ट, देखिए एक्सपोर्ट क्या है, एक तरीके से इंटरस्टेट सप्लाई तो है। हाँ, इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। गवर्नमेंट ने इसे स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट करके रखा है, लेकिन अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई पे आप जीएसटी नहीं देते हो तो आपको गवर्नमेंट से आईटीसी का रिफंड लेना पड़ेगा। ये रिफंड लेना है ना अपने आप में कंबरसम प्रोसेस है। तो वो क्या बोलता है कि मेरी तो जेब से कुछ लग ही नहीं रहा ना, मैं क्या करूंगा, मैं अपने एक्सपोर्ट्स पे आईजीएसटी पे करूंगा और इसको कहां से सेट ऑफ कर दूंगा, आईटीसी से सेट ऑफ कर दूंगा। तो वो उसके पास चॉइस है। एक्सपोर्ट्स इंटरस्टेट सप्लाई होते हैं तो एक्सपोर्टर के पास चॉइस होती है, या तो वो उसे जीरो रेटेड मान के एग्जाम मान ले या फिर आईजीएसटी पे करे, वो इच्छा है उसकी। मैम मुझे ना ये चीज थोड़ी अटपटी लग रही थी। अगर उसको ये जो टैक्स दिया है मनी मिल जाएगा तो उसको फायदा हो गया, ठीक है, समझ आता है। अब अगर हमें एक्सपोर्ट कर रहा है और फिर जो आईडीएफसी पे कर रहा है और फिर आईटीसी जो मिली है उसका यूज कर रहा है, इसके पास कितने हैं पैसे नहीं, देखो ये आईटीसी को क्या होती है, जब आप अपनी इनवर्ट सप्लाई पे जीएसटी अपने सप्लायर को पे करते हो उसी की तो आईटीसी मिलती है। ये क्लियर है ना कंसेप्ट, हाँ है ना, ये क्लियर है। अब आप देखिए कि मान लेते हैं कि एक एबीसी ट्रेडर है, वो दोनों तरीके की सप्लाई करता है, वो डोमेस्टिक सप्लाई भी करता है और वो एक्सपोर्ट भी करता है। दोनों तरीके की हो सकता है ना, एक एक्सपोर्टर हो जो एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट ना करके दोनों सप्लाई करता हो। डोमेस्टिक सप्लाई पे क्या लगेगा, जीएसटी, जीएसटी, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स पे उसने डिसाइड किया कि मैं आईजीएसटी पे करूंगा। अब इनवर्ट सप्लाई पे जो उसका इनपुट टैक्स बना उसकी उसने क्या ले ली, आईटीसी ले ली, ठीक। अब आप मुझे कह रहे हो उस आईटीसी लेने का फायदा ये, मान लेते हैं कि उसकी डोमेस्टिक सप्लाई पे जो जीएसटी, उसके पास आईटीसी है 5 लाख की,
उसकी डोमेस्टिक सप्लाई पे जो जीएसटी बनता है वो 1 लाख का। ठीक है, कितनी आईटीसी यूज कर पाएगा? 1 लाख ही यूज कर पाएगा ना, फिर भी कितनी बच गई? अब 4 लाख के लिए गवर्नमेंट के पास रिफंड लेने जाए। रिफंड इतना आसान नहीं होता है। रिफंड के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं, बहुत सारा प्रूफ सबमिट करना पड़ता है अपने एक्सपोर्ट्स के, शिपिंग बिल का, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है। तो अपने आप में एक कंबरसम प्रोसेस है। बोला इससे बेटर तो क्या है, मैं इसके ऊपर आईजीएसटी पे करके इसकी क्या ले लूं, इसका सेट ऑफ ले लूं। उसको कोई नुकसान नहीं है, उसको कोई नुकसान नहीं है। द रीजन बिहाइंड इट, वो अब ये आईजीएसटी भी किससे कलेक्ट करेगा? वो तो अपनी कॉस्ट में ऐड करेगा और सामने वाले से कलेक्ट करेगा, रिसिपिएंट से कलेक्ट करेगा। और जो उसके पास 5-4 लाख रुपए की आईटीसी है वो सेट ऑफ कर लेगा। अगर लगता है कि मुझे रिफंड नहीं लेना है, तो अगर मैं रिफंड के झंझट में नहीं जाना चाहता तो उसके पास चॉइस है। बट मैक्सिमम एक्सपोर्टर इसी मोड पे काम करते हैं, इसी मोड पे काम करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट्स पे जीएसटी नहीं देते हैं और आईटीसी का रिफंड लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट मना नहीं करती, गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास चॉइस है, आप कर सकते हो। मतलब मैडम एक चीज और कि जैसे आईजीएसटी पे करके तो मतलब उसका आईटीसी ले लेता है। नहीं, आईजीएसटी किस पे कर रहा है? अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे। आईटीसी किस पे लेगा? अपनी इनवर्ड सप्लाई पे। हाँ बोलो, अब बोलो। हाँ, तो अगर उसका ये जो कर रहा है तो अब जैसे मान लो आपने बोला था कि कॉस्ट में इंक्लूड कर देगा, कॉस्ट में इंक्लूड कर देगा ना। जब अगर मान लो आईटीसी को सामने वाले से चार्ज कर देगा तो उसको ये फायदा नहीं होगा आईटीसी का। नहीं, क्या बोल रहे हो आप? जैसे कि आईटीसी जो है वो नहीं चाहिए थी, मतलब उसने आईजीएसटी पे कर दी और आईटीसी उससे सेटअप कर दिया। आईटीसी किस पे मिलती है शिवानी? आईटीसी मिलती है इनवर्ड सप्लाई पे। जो हमने पे करी थी हमें मतलब फीस वो आईटीसी मिला। हाँ इनपुट टैक्स। हाँ, और वो जो हम सामने वाले को दे रहे हैं उसको आउटपुट टैक्स है वो दे रहे हैं, उसका सेटअप करने के बाद अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे आपने आईजीएसटी पे किया है। हाँ किसको पे किया है? आप गवर्नमेंट को पे करने वाले हो। हाँ, इस आईटीसी से उस आईजीएसटी को आप सेट ऑफ कर सकते हो। यस, अब हाँ सेटअप कर सकते हैं। और ये जो इनपुट पे जो हमने आईटीसी इनपुट पे जब हमने इनपुट सप्लाई के लिए कॉस्ट निकाल रहे थे तो उसमें टोटल ऐड हो जाएगा। अरे अगर आपने आईटीसी ले लिए तो फिर कॉस्ट में क्यों ऐड होगा? अच्छा यही समझ रही थी मैं, ठीक है। अगर आप आईटीसी लेते हो तो आप क्या अकाउंटिंग करोगे? रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट, आईटीसी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। तो आईटीसी लिए तो फिर रॉ मटेरियल का अकाउंट थोड़ी डेबिट होगा जीएसटी के अमाउंट से। हाँ ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। ठीक है। देखिए अब हो क्या रहा है, आप ये बोलते हैं कि बिकॉज आई एम मेकिंग अ जीरो रेटेड सप्लाई, मैं तो एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैं आईजीएसटी भी पे नहीं कर रहा हूं, तो आप जो भी मेरी आईटीसी है मुझे उसका रिफंड दे दो। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट के पास इस बात का क्या प्रूफ है कि आप बोल रहे हो कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो आप इंडिया के बाहर माल भेज रहे हो, आपको ये सब फायदा हम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लेके आओगे। आप फॉरेन एक्सचेंज लाने में 6 महीने का समय लगा देते हो, साल भर का समय लगा देते हो। गवर्नमेंट के पास इस बात का क्या प्रूफ है कि वास्तव में आपने जो एक्सपोर्ट किया है वो गुड्स यूएसए तक पहुंच गया? तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको आईटीसी का रिफंड तो देंगे, बट इनिशियली कितना देंगे? 90%। आप जब बोलते हो कि हमने एक्सपोर्ट किया तो हम आपको आईटीसी का 90% रिफंड देंगे, बाकी का 10% कब देंगे? जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना मतलब एक्सपोर्ट्स पे बनाया गया शिपिंग बिल लेके आओ, फॉरेन एक्सचेंज का बैंक से बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, एक्सपोर्ट्स का प्रूफ लेके आओ, तब जाके हम आपको बैलेंस 10% का रिफंड देंगे। और
कोई प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि अगर आपको पिछले 5 सालों में जीएसटी लॉ में प्रोसिक्यूट किया जा चुका है तो आपको प्रोविजनल रिफंड भी नहीं मिलेगा। प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा इस बात का मतलब जब आप प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट्स लाके सबमिट करोगे तभी आपको रिफंड मिलेगा, अदरवाइज कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जो प्रोसिक्यूशन की हम बात कर रहे हैं ना पिछले 5 साल में, ये ऐसा ही प्रोसिक्यूशन होना चाहिए जहां टैक्स की चोरी कितनी हो, मोर देन 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ से ज्यादा अगर आपने जीएसटी की चोरी की थी, किसी भी तरीके से टैक्स इवेड किया था पिछले 5 साल में, और अगर आपको प्रोसिक्यूशन की सजा सुनाई गई थी तो फिर आपको प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट लाओगे तभी रिफंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसको पढ़ के देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है कोई? मतलब मैम जो भी ये प्रोविजन, हाँ बोलो। तो मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है, तो अगर उसमें प्रोसिक्यूट हो गया वो फाइनली तो अपना सबमिट करके और क्यों करके हाँ, प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट सबमिट करने के बाद ही मिलेगा, कोई प्रोविजनल रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो बोला कि अगर आपने SEZ को माल बेचा या SEZ से माल खरीदा तो इसे हम क्या ट्रीट करेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, और अगर आपने SEZ से सर्विसेज लिए तो इसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोला जाता है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे क्या लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यानी आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अगर कोई सर्विसेज खरीदी है तो दिस इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। नाउ नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स एंड मर्चेंट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब जब आप गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस करो और इसे इंडिया के बाहर भेजो, दैट इज एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट, इंडिया के बाहर सामान नहीं जा रहा है फिर भी मान लेते हैं कि इंडिया के बाहर सामान जा रहा है, जो एक्चुअल में एक्सपोर्ट नहीं है फिर भी मान लिया, डीम्ड एक्सपोर्ट। एंड मर्चेंट एक्सपोर्ट क्या है, मर्चेंट एक्सपोर्ट है जैसे मिस्टर ए। ठीक है, merchant exporter is a someone who buys the goods locally and then exports it, buys the goods locally and then export under globally under his name। यानी मान लेते हैं कि एक ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाती है, लेकिन ABC लिमिटेड को नहीं पता कि ओवरसीज मार्केट में माल को कैसे भेजना है। तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाने वाला ये ABC लिमिटेड अपना माल किसको दे देगा, ए को दे देगा, और ए इसको क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा एज मर्चेंट एक्सपोर्टर। इस मर्चेंट एक्सपोर्टर को आसान शब्दों में समझने के लिए हम बोल सकते हैं ट्रेडर एक्सपोर्टर। ट्रेडर एक्सपोर्टर मतलब माल कोई और बनाएगा लेकिन एक्सपोर्ट कोई और करेगा, और जो ये ए माल एक्सपोर्ट कर रहा है ये किसके नाम पे एक्सपोर्ट करेगा, खुद के नाम पे एक्सपोर्ट करेगा ना। तो ए को हम बोलेंगे मर्चेंट एक्सपोर्टर या ट्रेडर एक्सपोर्टर, जो सामान को लोकली खरीदता है ग्लोबली बेचता है। क्या बोला मैंने, सामान को लोकली खरीदता है और ग्लोबली बेचता है, वो क्या है, मर्चेंट एक्सपोर्टर। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ऊपर, हम डीम्ड एक्सपोर्ट की कैटेगरी। अब हम बात करेंगे यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर। क्या है ये यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर?
कोई भी ट्रांसपोर्टर जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में मोर देन वन स्टेट और यूटी अंडर सेम पैन, he may apply for unique common enrollment number by submitting the details in GST ANR2 using one of his GST IN and upon validation the details furnished। मतलब हम किसके लिए ये यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर अलाउड है? पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टर के लिए। ऐसा ट्रांसपोर्टर जो एक ही पैन के तहत, पैन तो एक ही होगा, एक पैन के तहत एक या ज्यादा स्टेट में ऑपरेट करता है, तो वो अपने लिए अलग अलग GSTIN लेने के बजाय हर स्टेट के लिए अलग क्या ले सकता है? एक कॉमन यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले सकता है, जो उसकी डिटेल जो भी है वो फर्निश करेगा, डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करेगा, तो उस ट्रांसपोर्टर को अलग अलग स्टेट में अलग अलग GSTIN न लेना पड़े, उसकी जगह उसे क्या दे देते हैं? एक यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर। सब प्रोवाइडेड वेयर द ट्रांसपोर्टर हैज ऑब्टेन्ड अ यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर, he shall not be use any GSTIN for the purpose of tax invoice, credit note, debit note। अगर ट्रांसपोर्टर ने यूनिक एनरोलमेंट, कॉमन यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले लिया है, तो अब वो हमेशा अपनी बिल्टी पे, अपने बिलों पे ये यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ही लिखेगा, अलग अलग GSTIN मेंशन नहीं करेगा। एक बार पढ़ के देखिए, एक बार। इसका पर्पस ये है कि ट्रांसपोर्टर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टर को बोलते हैं कि स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टर का बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट। कभी उसे राजस्थान से ऑपरेट कर, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ट्रांसपोर्टर राजस्थान में रजिस्टर्ड है, ठीक है, अब राजस्थान से वो सामान लेके गया हिमाचल प्रदेश। अब क्या करे, ट्रक खाली आएगा क्या? खाली नहीं आएगा ना ट्रक। हिमाचल प्रदेश से उससे मैं एप्पल का कंसाइनमेंट भर के ले आया। बेसिकली वो टैक्सेबल सप्लाई कहां से करता है? राजस्थान से करता है, लेकिन उसका ट्रक खाली ना आए, अदरवाइज उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। वो हिमाचल प्रदेश से भी सामान लेके आ गया, यानी उसने क्या कर लिया? अनइंटेंशनली अपनी टैक्सेबल सप्लाई कहां से कर ली? हिमाचल प्रदेश से कर लिया। टेक्निकली उसे दोनों जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना, वो चाहता नहीं था लेकिन उसे करना पड़ा ऐसा, उसके बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है। तो बोला अब क्या वो हर जगह पे अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस ले? जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तो प्लेस ऑफ बिजनेस चाहिए। उसने तो कुछ नहीं किया, उसने तो जहां ट्रक खाली किया उसे एप्पल का कंसाइनमेंट मिल गया, उठा के ले आया अपने ट्रक में। अब अलग अलग जगह अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मतलब अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस रखना, क्यों करे वो ऐसा? उसको जरूरत ही नहीं है। तो ट्रांसपोर्टर की नेचर ऑफ बिजनेस को देख के उसके लिए क्या अलाउ किया गवर्नमेंट ने? यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर। अब उसे एक यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लिखना है अपने हल बिल्टी पे। बात समझ में आई क्यों जरूरत है इसकी? अब तो वो बेसिकली सिर्फ एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेके बाकी सारे स्टेट में नंबर, हाँ नंबर चला सकता है, क्योंकि अगर हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने जाएगा तो उसके लिए कितनी डिफिकल्टी हो जाएगी। हर जगह उसे प्लेस ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा, या फिर हर जगह कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन कराए, सीटीपी की तरह रजिस्ट्रेशन कराए तो वैलिडिटी मिलेगी 90 दिन की, और गवर्नमेंट एडवांस में जीएसटी और मांगेगी उससे। तो ये तो मुश्किल है ना। वो बोलेगा मेरा बिजनेस ही ऐसा है। अब ऑटो वाला अगर अहिंसा सर्किल से रेलवे स्टेशन सवारी लेके जाएगा तो रेलवे स्टेशन से खाली थोड़ी आएगा, फिर सामान तो लेके आएगा ना। हमें ऐसा हो सकता है उससे रजिस्ट्रेशन नहीं लिया लेकिन ये नंबर जनरेट कर लिया। नहीं, एक स्टेट में तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना। अब हर स्टेट के लिए वो क्या ले सकता है? कॉमन यूनिक, देखिए क्या लिखा है, यूजिंग वन ऑफ हिज GSTIN, एक GSTIN तो लेना पड़ेगा। हर स्टेट में लेने की जरूरत नहीं, हर स्टेट में उसे यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर से काम चल जाएगा। ओके, तो आप ये हमने है ना, ये हमने अपने जीएसटी के एडवांस टॉपिक्स खत्म किए हैं, और इसके बाद हमारा ये अब हम है ना कस्टम्स के एडवांस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक लगभग आपने पढ़ रखा है, जो अलग है वो मैं आपको बताऊंगी। बैगेज एक नया टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, बैगेज आपने पहले नहीं पढ़ा है। इसके अलावा कुछ और कस्टम के प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज अ बिग टॉपिक जो एक अलग है।
और एक ये एक नया टॉपिक एड ऑन हुआ है आपके ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर। क्यों ऐड किया है ये तो भगवान मालिक है इंस्टीट्यूट का, पर चलिए इसमें आपको मैं क्या बताना चाहती थी। ये जो हर एक पेपर के बाद एडवांस मूवी करके केस स्टडी हुई है वो नहीं कर रही है। यार मत पढ़ना उसको, कोई सेंस ही नहीं है उसका, मतलब वो तो है ना फिर कोई अथाह सागर है, खत्म ही नहीं होएगी कहानी इसके बाद तो। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये देखिए आप एक इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिख रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 10। मैं पेज नंबर बता दीजिए एक बार। आपके स्टडी मटेरियल में है पेज नंबर 735, 735। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जूम करने की जरूरत है? देखिए क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड रिसीव अ प्रोटेक्टिव डिमांड नोटिस, एक्स लिमिटेड रिसीव अ प्रोटेक्टिव, ये ना एक सेकेंड, हाँ, एक्स लिमिटेड रिसीव अ प्रोटेक्टिव डिमांड नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। ठीक है, एक्स लिमिटेड को एक प्रोटेक्टिव डिमांड मिली है असिस्टेंट कमिश्नर से ऑन 1 सितंबर अंडर सेक्शन 73 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वेयर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ड्यू है 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट बनता है 15% पर एनम फॉर द नंबर ऑफ डिलेज, एंड पेनल्टी बनती है 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर। ठीक है, ये पेनल्टी का मतलब मुझे बताइए कैसा केस है, फ्रॉड केस है, नॉन फ्रॉड केस है? 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर लगाया तो क्या? हाँ बोलिए। नॉन फ्रॉड, फ्रॉड में तो 100% ऑफ टैक्स की पेनल्टी होती है। The assessee went to appeal in case of appellate authority on 25 सितंबर, 25 सितंबर को अपीलेट अथॉरिटी के पास गया है, एंड दिस अपील हैज बीन टेकन अप, 6 अक्टूबर को अपील की हियरिंग हुई है। आपको ये पूछा है कि बताइए कितना प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा एंड द डेट ऑफ प्री डिपॉजिट ऑफ ड्यूटी बाय एक्स लिमिटेड टू एंटरटेन अपील बाय अपीलेट अथॉरिटी। समझ में आया क्या बोला? कि अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील में जाना चाहते हो तो कितना प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा और कब तक करना पड़ेगा। देखिए कितना टैक्स ड्यू है, 5 लाख। हमने वहां पे क्या पढ़ा था, जो भी आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है, डिस्प्यूटेड अमाउंट का कितना परसेंट देना है? 10%। सवाल में कुछ भी नहीं लिखा है कि 5 लाख में से कितना उसने एक्सपेक्ट किया, एक्सेप्ट कर लिया है, कितना एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जो 5 लाख रुपए का जो डिस्प्यूटेड टैक्स है, उस डिस्प्यूटेड टैक्स का 10% यानी 50,000 रुपए उसे क्या देना पड़ेगा? प्री डिपॉजिट देना पड़ेगा। और उसकी अपील कब सुन रहा है अपीलेट अथॉरिटी? 6 अक्टूबर को। तो कब तक ये प्री डिपॉजिट जमा कराना है? 6 अक्टूबर के पहले। ये बात समझ में आया? डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है? डिस्प्यूटेड, देखिए इंटरेस्ट और पेनल्टी किस पे डिपेंड करेगी?
आपके टैक्स पे ही तो है ना, तो जब टैक्स डिस्प्यूटेड है पहले उसको सॉर्ट आउट होने दो। तो इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं, इंटरेस्ट तो जो देना है वो देना ही है, केवल ये टैक्स का अमाउंट ही कंसीडर करेंगे प्री डिपॉजिट में। ओके, ठीक है मैम। आपसे पूछा कि बताइए अगर आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है, 3 लाख। अगर डिस्प्यूटेड अमाउंट 3 लाख है, ठीक है, हाँ, अगर आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट 3 लाख है तो फिर कितना देंगे, 3 लाख का 10%। एक सेकेंड, यहां पे ना ये सवाल को चेंज ही नहीं किया इन्होंने। ये ना यहाँ पे ये 2 लाख हटा लीजिएगा, ये पुराने मॉड्यूल में होता था कुछ। अगर डिस्प्यूट, अच्छा नहीं, इसको ऐसे समझेंगे। देखिए अब, हाँ ये अब अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या लिखा कि दूसरे केस 2 में क्या है कि अगर मान लीजिए, क्या आपका आंसर अलग होता कि अगर अपील में वो कितने अमाउंट के लिए जा रहा है, 3 लाख के लिए। अब देखिए 5 लाख उसका टोटल है ना, 5 लाख में से कितनी डिमांड उसने एक्सेप्ट कर ली, 2 लाख की डिमांड एक्सेप्ट कर ली। और डिस्प्यूट कितने के लिए कर रहा है, 3 लाख के लिए डिस्प्यूट कर रहा है, ठीक है। तो जो एक्सेप्ट कर लिया वो तो जमा कराना पड़ेगा ना, जो एक्सेप्ट कर लिया वो तो जमा कराना पड़ेगा। और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका कितना जमा कराना पड़ेगा, 10%। तो यहां कितना जमा कराएगा वो इस दूसरे केस में, 2,30,000, ठीक है। इसी से इस सवाल को समझ में आया ये बात आपको, ठीक है। देखिए अगला क्या है, इसी इलिस्ट्रेशन को कंसीडर कीजिए। इफ सो मच टू पे प्री डिपॉजिट टू एंटरटेन अपील जीएसटी एक्ट। अगर आपके को कमिश्नर अपील्स के पास नहीं जाके किसके पास जाना हो, जीएसटी ट्रिब्यूनल के पास जाना है, तो जीएसटी ट्रिब्यूनल कितना लेता है आपसे, 20%। डिस्प्यूटेड, शिवानी माइक ऑफ करिए अगर आपके यहां से आवाज आ रही है तो, 5 लाख का 20%, ठीक है। और अगर 3 लाख डिस्प्यूटेड अमाउंट होता तो 2 लाख तो देना ही पड़ता, प्लस 3 लाख का 20%, 2,60,000। मतलब जो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो तो आप दीजिए ही दीजिए। इसके अलावा डिस्प्यूटेड अमाउंट का अपीलेट अथॉरिटी है तो 10% और ट्रिब्यूनल है तो 20%। ओके, अगली क्लास में हम कुछ